हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है नीट 2026 तो आप सबके दिमाग में काफी कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपने नोटिस किया कि पिछले सालों में जो नीट का पेपर था वो बहुत इजी था, और अभी अगर करंटली मैं बात करूं तो पेपर जो आया वो थोड़ा सा टफ साइड था। तो काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है, अगला पेपर कैसा आएगा, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिजिक्स का रोड मैप क्या होना चाहिए, फिजिक्स आपको कैसे तैयार करनी है, फिजिक्स आपको कैसे पढ़नी है। तो मेरे साथ हैं जयकांत यादव सर और मैं हूं कल्पित अग्रवाल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स की ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको थ्रू आउट द ईयर कैसे फॉलो करनी है। सर थैंक यू सर। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा बच्चों, फील द सब्जेक्ट। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जब तक फील नहीं करेंगे उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाएगी। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, चाहे आप प्ले ग्राउंड पर चल रहे हो, चाहे आप कोई फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी चढ़ा रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। उसको फील करें, उसको अंदर उतारें। जब कॉन्सेप्ट अंदर उतरेगा, रिजल्ट बाहर आएंगे। यही है फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल सर। तो जैसा सर ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हमारा सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर जब भी हम लोग पढ़ाई करें तो रटने पर विश्वास नहीं करना। हमें यह नहीं सोचना कि हम इसका फॉर्मूला रट लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें हमेशा कॉन्सेप्ट्स पर स्ट्राइक करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर ध्यान देना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अगर घुमाकर भी पूछ लिया जाए तो कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग में है, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है, तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि फिजिक्स कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। और सर, जैसा कि सर ने कहा कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल से। जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपके चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। आप सिलेक्शन की तरफ और आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि सर मैंने थ्योरी तो पढ़ी है, लेकिन क्या हो रहा है कि सर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, या थ्योरी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कई बार तो ऐसा होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उनके रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं, उन रिजल्ट से आपको थ्योरी की और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। आप थ्योरी को और आसानी से समझ पाते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल के रिजल्ट से आपको पता लगता है अच्छा थ्योरी में ये समझाया जा रहा है। तो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, चांसेस आपके उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए? जैसा कि कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं, जब भी स्टूडेंट हमसे पूछता है तो वो क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या वो पूछता है कि सर मेरा तो बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया, जब मेरा वीकली टेस्ट होते हैं या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं तो एक साथ इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे तैयारी करूं? ये सबसे ज्यादा ये सवाल रहता है। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल तब आते हैं जब हम लोग बिल्कुल रैंडम स्टडी करते हैं। कभी भी कोई भी चैप्टर उठा लिया, कभी भी कोई सा भी टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे सवाल तब जनरेट होते हैं। पर उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है डेली टारगेट्स। अगर आप अपने डेली टारगेट्स बनाते हैं, अब डेली टारगेट्स में क्या बनाना है? जो आपके करंटली सब टॉपिक या टॉपिक क्लासेस में चल रहे हैं, आप उनको रेगुलर पढ़ें। जब आप उनको रेगुलर पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैकलॉग की फॉर्म में इकट्ठे नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आज हमने पढ़ लिया और उसके बाद अगले दिन हमने गैप दे दिया, सोचा कि हम लोग परसों पढ़ेंगे, तो वो बैकलॉग इकट्ठा होता जाता है। इससे बेटर है कि आप रेगुलरली एक अपना स्केड्यूल बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसको जरूर फॉलो करें। कई बार होता है कि किसी भी पर्टिकुलर हमारे जो इमरजेंसीज होती हैं या कोई भी कारण होता है, उस वजह से हम लोग अपने टॉपिक को नहीं पढ़ पाते या किसी दिन हम कम पढ़ाई करते हैं, तो मेक श्योर कि अगले दिन आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे और जो चीजें आपकी छूट गई हैं उसको वापस से ट्रैक पर लेकर आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ छूट गया तो उसको कॉम्पनसेट करना है। बिल्कुल करना है सर। तो एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेली टारगेट कैसे बनाए जा सकते हैं, खासतौर पर फिजिक्स में क्या किया जा सकता है। उससे पहले एक छोटी सी बात, आपने टारगेट फिक्स कर लिया है, नीट 2026 आपका टारगेट है। एक लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है आपका? नीट 2026 तय कर लिया है। मेडिकल कॉलेज आपको जाना है, रिजार्ट मेडिकल कॉलेज जाना आपने तय कर लिया है। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। अब उस बड़े टारगेट को अब आप हाथ लगा लीजिए, उस पर आपको नहीं देखना है। अब आपको सिर्फ डेली क्या करना है इस पर फोकस करना है, वीकली क्या करना है इस पर फोकस करना है। अल्टीमेटली आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। आप हर रोज एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। रोज ऐसा नहीं करना है नीट 2026 मेडिकल कॉलेज, नीट 2026 मेडिकल कॉलेज, नहीं। आपने उसको, उस टारगेट को पाने के लिए
आज क्या फिक्स कर लिया है, आज क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, बस उन छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान रखना है और आगे पहुंच जाना है। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स में खास तौर पर आपको क्या करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, फिजिक्स जो है इट इज सब्जेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे चांसेस उतने बढ़ेंगे। तो आज से ही आप मुझसे प्रॉमिस करें, कल्पित सर से प्रॉमिस करें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि सर हम डेली मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, मिनिमम 30 से 40। अब आपको डिसाइड करना है कि सर मैं 30 करूंगा, 35 करूंगा या 40 करूंगा, और किसी को लगता है 25, तो यू कैन स्टार्ट विद 25। ठीक है, मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन डिसाइड कर लिए हैं, और 30 क्वेश्चन का मतलब अब 29 नहीं होता है। 30 का मतलब 30 है एनी हाउ, 30 का मतलब 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन 30 का मतलब 29 नहीं है। कहने का मतलब है एक भी कम क्वेश्चन आपको करना नहीं है। अब आप सोचें कि अगर 30 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं तो 10 डेज में होते हैं 300, और 30 दिनों में 900 क्वेश्चंस होते हैं, जो रियली एक ह्यूज नंबर है, एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। इससे आपकी बैकलॉग भी कंप्लीट होती रहेगी, यानी कि रिवीजन भी होता रहेगा, करंट टॉपिक भी कंप्लीट होते रहेंगे। कई स्टूडेंट कहेंगे सर 30 क्वेश्चन जब आप कहते हो तो सर इतने तो आज मुझे होमवर्क में मिले ही नहीं, आज सर ने क्लास में पढ़ाया उसमें को कवर हो ही नहीं रहे। तो 30 क्वेश्चंस में क्या होने चाहिए, फ्रॉम द करंट चैप्टर, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो करंट चैप्टर और टॉपिक से चल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए 30 में से 20 ही आपको करंट टॉपिक में के मिले, तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप प्रीवियस टॉपिक के भी कर लेंगे। तो रिवीजन भी हो रहा है, करंट टॉपिक भी हो रहा है। तो सर ने बहुत अच्छे समझाया था कि जो बैकलॉग की समस्या है, शेड्यूल की समस्या है या टाइम टेबल की समस्या, सारे के सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। अब बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस बार के एग्जाम पैटर्न के बाद बच्चों का आया कि जैसे कि पिछले सालों में अगर हम लोग देखें तो नीट का पैटर्न जो था उसमें जो पेपर था वो काफी इजी गोइंग था। मतलब पेपर जो था वो बहुत इजी था, जिसमें बच्चों के दिमाग में ये सेट हो गया था कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर जब हम लोग करेंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई था, तभी हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एक बात और, बच्चे तो क्या कई सारे टीचर्स भी ऐसे सोच रहे नहीं नहीं इजी आएगा, इजी आएगा, लेकिन हम फिर भी कह रहे थे नहीं कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। हमने अपने इवन 50 डे की स्ट्रैटेजी जब बनाई थी तब भी हमने यही बात बोला था। लास्ट एलन का जो लास्ट AIOT का पेपर आया था उसका लेवल भी काफी स्ट्रांग था, जिसमें बच्चे मान ही नहीं रहते कि ये भी लेवल आ सकता है। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, इस बार जब बच्चों ने फेस किया कि पेपर जो है वो टफ साइड था, तो उनके दिमाग में वही माइंडसेट था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है तभी मुझे कॉलेज मिलेगा। और इस माइंडसेट को लेकर जब उन्होंने पेपर प्रैक्टिस किया तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में कई नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स ने की। सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने बोला कि असेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हर बार एक जैसी पिच हमको मिलेगी। कई बार पिच ऐसी होती है जिसमें इन स्विंग आउट स्विंग बहुत ज्यादा होती है, कई बार होती है कि स्पिन के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली पिच है। तो ऐसा नहीं कि हर बार एक ही स्ट्रैटेजी से बैटिंग की जाएगी, हमेशा स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो वही चीज बच्चों हमें एग्जाम के दौरान भी करनी है। जब आप पेपर देखते हो तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं, तो पेपर देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये पेपर टफ साइड है या फिर इजी साइड है। इजी साइड है तो डेफिनेटली वो सबके लिए इजी है और हमें बहुत अच्छा स्कोर उसमें करना है, और आप करते भी हैं। पर अगर पेपर टफ है तो स्टूडेंट्स पहले ही समझ जाइए वो सभी बच्चों के लिए टफ है, और अगर वो सबके लिए टफ है तो वहां पे हमें जब पेपर को असेस कर लिया तो फिर हमें काम में आता है राउंड्स, कि कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो सर, क्या वो तरीका होता है जिसमें पेपर सॉल्व करना है? अगर बिल्कुल सर, आपकी जो बात थी ना क्रिकेट की, इतनी अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, और यही टेम्परामेंट होना चाहिए एक डॉक्टर में भी। अब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को ये पता लग गया कि शहर में मलेरिया की बीमारी फैल रही है तो जो भी मरीज आएगा बिना सोचे समझे उसको मलेरिया की दवाई दे दी। नहीं, आपको कम से कम डायग्नोस करना पड़ेगा। टेम्परामेंट का खेल है, और डॉक्टर के केस में ऐसा होना बहुत जरूरी है। आप हर एक मरीज को एक ही इलाज नहीं दे सकते, एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि सर ने क्रिकेट का इतना जबरदस्त एग्जांपल दिया, तो क्यों ना उस क्रिकेट वाले एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करें। अगर मैं मान लीजिए एक अच्छा क्रिकेटर हूं और मैं बैटिंग करने जाता हूं, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता है कि जो विपक्षी टीम है, जो ओपोनेंट है, उसके सबसे कमजोर बॉलर्स को मैं चुन लूं। ये 5 में से 3 बॉलर की तो मैं जबरदस्त धुनाई करने वाला हूं, तो उन 3 को चुन लीजिए, क्योंकि वो आपको लगता है कि इजी टारगेट है। तो मेरा राउंड 1 वही है, इजी टारगेट है। यानी कि जब मैं शुरुआत में अपनी बैटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, जब मुझे टाइम देना है, जब मुझे अपनी नजरें जमानी है पिच पर, बॉल पर, तो मैं 3 या 4 कमजोर बॉलर पिक कर लेता हूं और उनकी पिटाई में शुरू करता हूं। और मैं जो थोड़े से अच्छे बॉलर्स हैं उस पर अभी मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, उसको मैं बाद के लिए छोड़ रहा हूं, और वो है मेरे राउंड 2 के लिए। अब हुआ क्या, जब आपने राउंड 1 में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, राउंड 1 में कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो आप ये मान लीजिए
वन लाइनर होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं, या जिसका आंसर आपको 101% कंफर्म होता है, या मैक्सिमम 1 से 2 स्टेप में आपके क्वेश्चन क्लियर सॉल्व हो जाएंगे, उसको तो राउंड 1 में रख लेना है हमको। अब राउंड 2 के लिए वहीं पर मार्क करते चलना है। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये अंदाजा तो लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आता है मुझे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंदी है, मैं कर तो लूंगा, लेकिन अभी इस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले इजी क्वेश्चंस करते हैं, आसान बॉलर को चुनते हैं, पिटाई करते हैं, लास्ट ओवर जब आएंगे सबकी मिलकर पिटाई करेंगे। तो सर सेकंड राउंड के बारे में बताएं। तो जैसा सर ने बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है कि राउंड 2 में हमें क्या करना है, तो मैं अब इसको एग्जाम पैटर्न के साथ जोड़ देता हूं कि राउंड 2 में आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं जो समय ज्यादा खाएंगे, पर स्टूडेंट्स एक चीज की श्योरिटी हो गई है कि राउंड 1 में हमने जो किए वो सब सही किए, तो एक सेफ स्कोर पे तो हम जाके पहुंच ही गए हैं। अब राउंड 2 में हम लोग जो करेंगे वो हमारे लिए बस ये होगा कि एडिशनल होगा, हमारे मार्क्स को और अच्छे से इंक्रीज करेगा। तो राउंड 2 में हमें जब क्वेश्चंस करने होते हैं तो वहां थोड़ा सा स्मार्टली हमको चलना है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 4 ऑप्शंस देखकर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ डायमेंशनली हम लोग करेक्ट चेक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग वहां पर थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश माइंड हो जाता है हम लोग, क्योंकि सेफ स्कोर पे आ चुके हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जो आपको लगता है, तो अब आप उनको बिना किसी नर्वसनेस के बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो राउंड 2 में स्टूडेंट्स वैसे ही क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं जो लेंदी या कैलकुलेटिव हैं, और उनको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना होता है। सर ने एक बहुत जबरदस्त बात बताई है, अक्सर लोग बात मिस कर जाते हैं कि डायमेंशन से को देखकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक आएगी। और अब बात करते हैं राउंड 3 की, जो रेयर चांसेस में होता है। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि 2 राउंड में हो, लेकिन क्या हुआ, आपने फर्स्ट राउंड भी कर लिया, सेकंड राउंड भी कर लिया, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अब इस थर्ड राउंड में आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल मुश्किल लग रहे हैं, तो आप को पार्शियल उनका आइडिया है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, फिर बिल्कुल नई अप्रोच के साथ, न्यू अप्रोच के साथ तसल्ली से बैठकर टाइम देकर उन्हें सॉल्व करें। लेकिन इस वाले राउंड में कोई गैस वर्क नहीं चलेगा, क्योंकि यही गलती होने के चांसेस ज्यादा है कि ठीक है 20 मिनट बचे, क्यों ना कुछ ना कुछ गैसिंग कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर वे में सॉल्व करें। अगर आप 100% कंफर्म है तो यस आंसर आ गया, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि पेपर का एनालिसिस। सर प्लीज। सो स्टूडेंट्स, अब आपकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, जो आपका रोड मैप है, उसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल है किसका, पेपर का, एनालिसिस का। आप पीरियोडिक टेस्ट देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों ने टेस्ट दे दिया और उसके बाद जनरली क्या होता है कि हम उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देते। बट स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप अपने पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हमने जब पेपर सॉल्व किया तो उसमें जो हमारी एरर्स हुई हैं, जो हमारी मार्किंग नेगेटिव हुई है, वो किस वजह से हुई है। बहुत सारे रीजंस होते हैं नेगेटिव मार्किंग होने के। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में हमने एरर कर दी, या कभी हमने यूनिट एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है, यूनिट्स को सही तरह से कन्वर्ट नहीं किया। ऐसी बहुत सारी एरर्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको हमेशा एनालिसिस करनी है और उनको नोट डाउन जरूर करना है। और इस बात पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि इस टेस्ट में आपने जो नेगेटिव मार्किंग की, उनका जो कारण था वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होना चाहिए। जब वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके स्कोर बढ़ेंगे। और जैसा सर ने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि हम एक एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो ओवरऑल वो टारगेट हमको बिल्कुल पास नजर आने लगेगा और काफी आसान नजर आने लगेगा। तो यही चीजें आपको एनालिसिस के दौरान भी करनी है। बिल्कुल। तो यानी कि सर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जितना इंपॉर्टेंट है कि माइनर टेस्ट देना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, क्योंकि इंसान सीखता है अपनी गलतियों से और हम सबको अपनी गलतियों से सीखना ही चाहिए। और उसके लिए आपको एक लॉग मेंटेन करना होगा, यानी कि आप माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3, माइनर 4 में आपने कहां कहां गलती की है। देखिए गलती कैसी कैसे हो सकती है, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, वो आपको मार्क करना है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पेपर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने मान लीजिए 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया, आपने उसके अंदर 27 तो कर लिए, 3 गलत हो गए, 25 तो कर लिए, 5 गलत हो गए। तो 5 जो गलत हुए वो कौन से टॉपिक के थे। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब तो हो गए, लेकिन पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस आपने लिखा कि नहीं सर पोटेंशियल के क्वेश्चन गलत हो गए। तो अगली बार जब आप रिवीजन करने जाएंगे, आप पूरा चैप्टर भले ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पोटेंशियल पर आप 2 गुनी मेहनत करेंगे। एक सर एक फायदा और ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने 30 क्वेश्चंस किए, 30 में से 25 तो हो गए और 5 नहीं हुए, तो कई स्टूडेंट जो बिल्कुल निराशावादी तरीके से सोचते हैं वो सोचेंगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझे नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। उनको आधे से ज्यादा आता है, आधे से ज्यादा आता है, बल्कि नहीं आप देखिए जबरदस्त आता है, बस कुछ पोर्शन में दिक्कत है, उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में, अगर आपके किचन में रिपेयरिंग की जरूरत है, तो आप हर साल कोई नया घर तो नहीं बनाते ना,
किचन में रिपेयरिंग करते हैं, तो ऐसे रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। तो जब आप मेंटेन करेंगे इसको, और देखिए इसी के लिए हमारी जो ऐप है, एआई पावर्ड ऐप है जो एलन की, वो आपकी हेल्प करेगी कि आप इस लॉक को मैन्युअली भी मेंटेन कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट बुक के थ्रू भी। क्या है इंप्रूवमेंट बुक? जब भी आपको हम होमवर्क देते हैं, जब भी आप कस्टम क्विज तैयार करते हैं, कस्टम क्विज का मतलब क्या होता है कि सर कि मुझे किसी चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे पोटेंशियल में कई बार दिक्कत आती है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जेनेटिक्स में दिक्कत आती है, तो मैं जो चाहे चैप्टर सेलेक्ट कर सकता हूं, टाइम सेलेक्ट कर सकता हूं, और ऐप में उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आई कैन ट्राई। तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो गलतियां होंगी। गलतियां कहां स्टोर होगी? इंप्रूवमेंट बुक में। नाम क्या कह रहा है? इंप्रूवमेंट बुक क्या सजेस्ट कर रहा है कि इंप्रूव करने की गुंजाइश है। तो जब जब हम उसको इंप्रूवमेंट बुक में जाएंगे, इंप्रूवमेंट बुक को देखेंगे, इंप्रूवमेंट बुक में क्वेश्चंस देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है अपनी पेपर का एनालिसिस करना और पेपर से गलतियों से सीखना। एक अच्छा डॉक्टर कब बनेगा? जब वो गलतियों बीमारियों को पहचानेगा और गलतियों से सीखेगा। बिल्कुल। अगर आपने एक बीमारी को डायग्नोस कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने डॉक्टर स्टूडेंट से हम पूछते हैं, हमारे घरों में भी जो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बीमारी को डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को पहचानना, फिर उसका सॉल्यूशन तो हो ही जाता है। इसके बाद अब स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बहुत जरूरी होता है सेल्फ एनालिसिस। आप इसको वीकली भी कर सकते हैं, आप इसको मंथली भी कर सकते हैं। वीकली सबसे पहले अगर हम लोग ट्राई करें तो आपने जैसा कि स्टार्टिंग से सुना कि जब आप डेली टारगेट बनाते हैं तो आपने एक टारगेट सेट कर रखा है कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, आज मुझे ये चैप्टर कवर करना है, आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 डेज में एक अच्छा खासा नंबर आपको सामने दिखेगा कि इतना पोर्शन मेरा फिजिक्स में तैयार हो जाने वाला है। पर जब वो पोर्शन आपने, कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अब वो पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या हमने मिस कर दिया, क्या चीज हमसे छूट गई, कितने क्वेश्चंस हमसे रह गए, तो वो सारी चीजें आपको कब पता चलेगी? जब आप अपनी पूरी स्केड्यूल का, टाइम टेबल का एनालिसिस करेंगे वीकली। तो आपको पता चलेगा कि 6 डेज में अगर मैं 30 क्वेश्चंस के हिसाब से रोज प्रैक्टिस करता तो 180 क्वेश्चंस होने थे मिनिमम, जो सा हम लोगों ने बात किया। पर आपने केवल और केवल कर पाए 120 क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं गैप रह गया। तो वो गैप कब पहचानोगे? जब आप खुद को एनालाइज करोगे वीकली कि हाँ, ये चीज मेरी मिस्टेक हो गई है और अब मुझे इसे इंप्रूव करना है। तो जैसा हम लोग स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि कंपनसेशन जरूर आप वहां पर करें। किसी दिन कम पढ़ाई की है तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा जरूर होगा, किसी दिन आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो कहीं गैप क्रिएट हो गया है वो गैप आपको आगे परेशान ना करे, वो उसी वीक में, उसी मंथ में खत्म हो जाए। सर ये 30 क्वेश्चन से तीनों सब्जेक्ट मिला के सिर्फ फिजिक्स के हैं? सिर्फ फिजिक्स में सर, ओनली इन फिजिक्स। और ये जो सर कह रहे हैं ना कि अगर आज रह गया, तो ये नहीं कि सर ने कहा था अगर आज रह गया, नहीं, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तभी रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी सेफ्टी के लिए है कि ठीक है हमने क्वेश्चन दे दिया। जैसे आपकी कार में अगर एयर ब्रेक है, सॉरी एयर बैग है, तो क्या आप चाहेंगे कि एयर बैग आप यूज करें? नहीं चाहेंगे ना, आप चाहेंगे इंटैक्ट रहे और हम बचे रहें। सिंपल सी बात है। जो सर की बात का नहीं कि सर उस दिन आपने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए, ये आदत मत बना लेना, ये बिल्कुल इमरजेंसी केस की बात है। और अभी मैं आपसे कहता हूं, हम हमेशा कहते हैं रक्षा हो चाहे शिक्षा हो, अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा डिसिप्लिन होगा, चाहे रक्षा हो चाहे शिक्षा, आपने देखा है अभी हमने कितनी पिटाई लगाई है, किसी की लगाई है आपको सबको पता है। तो इतनी जबरदस्त पिटाई कैसे लगा पाए हैं? हाई डिसिप्लिन के कारण। और सर मैं एक चीज और आजकल ऐड करना चाहूंगा कि रक्षा हो चाहे शिक्षा, अनुशासन भी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और नई टेक्नोलॉजी से हमने क्या पिटाई लगाई है पाकिस्तान की, हम सब जानते हैं। और वही अगर टेक्नोलॉजी हम अगर एजुकेशन में यूज करें, एआई पावर्ड ऐप से, कस्टम क्विज है हमारे पास, इंप्रूवमेंट बुक है, उसके बाद बहुत सारे सब, मतलब इतने फीचर्स हैं कि अगर स्टूडेंट अभी एक्सप्लोर करने बैठे तो उसके पास पूरा साल कम पड़ जाता है कि उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। सर ने कहा कि वीकली आपको अपना एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है कि प्लान बन रहे हैं और एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। वो शेख चिल्ली वाली बात नहीं करनी है। तो आपने प्लान बनाया, आपने पूरे हफ्ते का प्लान बनाया, वीकली उसका एनालिसिस किया, वीक के बाद मंथ में भी उसका एनालिसिस होना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ईमानदार स्टूडेंट वो है, डिसिप्लिन स्टूडेंट वो है जो अपने टारगेट को 100% अचीव कर रहा है। रेयर से रेयर चांसेस में, फिर वो बात है सिर्फ इमरजेंसी के केस में, एक क्वेश्चन नहीं है, उसको दिक्कत आ गई है तो उसको कंपनसेट करना है। अगर मान लीजिए आप एक सैनिक हैं, सोल्जर हैं, अगर आपको किसी माउंटेन को अगर उस पर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको अगर 4 दिन का टारगेट दिया है, तो अगर आप 3 दिन कम चले तो चौथे दिन आप उसको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। तो वीकली एनालिसिस करें, मंथली एनालिसिस करें। और बहुत अच्छे सर ने जो वीकली एनालिसिस की बात बताई थी वो तो आपको फॉलो करनी है। और अगर आपने इनकी बात फॉलो कर ली, हमारी बात फॉलो कर ली, तो फिजिक्स जो मुझे लगता है कि सबसे टिपिकल लोगों को काफी आसान लगने लग जाएगा। और सर आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को है, हम साथ पढ़ा रहे हैं सालों से, कि बच्चे तो फिजिक्स में फिर इस तरह से डूब जाते हैं कि कहते हैं
सर फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यस सर, बिल्कुल। हालांकि नीट की प्रिपरेशन में तीनों ही सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना, ऐसा नहीं कि फिजिक्स 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 या केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, पढ़ना सब कुछ है। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि सर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बता रहे थे, तो कैलकुलेशन पे हमेशा प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लेंदी कैलकुलेशन छोड़कर सोच लेते हैं कि हाँ सॉल्व तो हो ही गया, अब आंसर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना है। जब तक आपका लास्ट में आंसर फाइनल ना आ जाए तब तक हमको उसकी कैलकुलेशन पूरी करनी है। इस बार का पेपर वो सारी चीजें आपको डिफाइन कर रहा है कि कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप उस पेपर में ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। तो कैलकुलेशन पे स्पेशली फोकस कीजिए। सर एक और बात आपने वैसे शुरू में बताई थी, कई बच्चे फॉर्मूला करते हैं, क्या फॉर्मूला का रोल सबसे लास्ट में आता है? यस सर, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला तो हमें एट लास्ट तब बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कि कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सर, कॉलिजन एक चैप्टर है। कॉलिजन चैप्टर में हमें वैसे तो पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर उसमें कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन लंबी होती है तो हमें वेलोसिटीज निकालने के लिए कुछ फॉर्मुलेज होते हैं जो बच्चा डायरेक्टली अप्लाई करे तो आंसर्स जल्दी निकल आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम फॉर्मूले ओरिएंटेड हो जाएं। कॉन्सेप्ट अगर आता है तो फॉर्मूले अपने आप बनाए जा सकते हैं, पर अगर हमें सिर्फ फॉर्मूला आता है और कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसके पीछे का, तो कई बार क्वेश्चन जब घुमा दिया जाता है तो वहां गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या जबरदस्त बात बताइए सर आपने, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है। एंड अगेन फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अच्छा, एक चीज और है, जब आपने लक्ष्य तय कर लिया है नीट 2026 करना है तो क्यों ना शुरुआत जल्दी से जल्दी की जाए। तो सर बच्चों को बताइए कि क्या किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए एलन ऑनलाइन आपके लिए अचीवर कोर्स लेकर आ रहा है, और इस अचीवर कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हमने आपके साथ डिस्कस की और आपको जो पूरी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है। आपको आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको इतने सारे क्वेश्चंस, मैं कह सकता हूं 1.5 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। इंप्रूवमेंट बुक, कस्टम प्रैक्टिस, होमवर्क जैसे फीचर, डाउट फॉरम जैसे फीचर, मतलब वो सब चीज जो एक स्टूडेंट को उसकी तैयारी के लिए रिक्वायर्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है, कल्पित सर भी पढ़ाने वाले हैं उसके अंदर सर मैं भी आऊंगा शायद, तो शायद क्या आने वाले हैं सर। तो ये सारी बातें हैं, और मिलजुल कर जो हमने आज ये सपना देखा है, टारगेट फिक्स किया है, तो क्यों ना उसकी और कदम आज से ही बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि हमने जो बातें की है, बच्चों ने आज हमसे प्रॉमिस किया है, इसको पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो विश यू ऑल द बेस्ट।